सबसे पहले तो आप सबका स्वागत और थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट करा आज इस इन्वेस्टर मीट के लिए। आज जब हम इन्वेस्टर मीट की बात करें तो आज देखिए, क्योंकि इन्वेस्टर से बात हो रही है तो आज मुख्य मुद्दा है व्हाई इन्वेस्ट। या मैं आपसे कहूं कि व्हाई जो शब्द है ये दुनिया की हर चीज के लिए। जब भी आपने अपने जिंदगी में कोई भी निर्णय लिया है तो जब आपका व्हाई क्लियर हुआ है तब आपने वो निर्णय लिया है। हो सकता है आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो आपका वाय क्लियर हो गया तो आपने नौकरी करी। कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा हो तो उसका वाय क्लियर हो गया था इसलिए उसने व्यवसाय करा। कोई कृषि कर रहा है तो भी उसका वाय क्लियर हो गया। बाल कटवाने से लेकर जिंदगी बड़े से बड़े डिसीजन तक जब आपका क्यों क्लियर हो जाता है तो आप वो निर्णय ले जाते हैं। तो आज इस इन्वेस्टर मीट में मैं भी सारी बात इस क्यों से रिलेटेड करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो हम सुनते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट करना जरूरी क्यों है। देखिए, आज हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति 10,000 रुपए महीना कमा रहा हो, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़। आप आज जो भी कमा रहे हैं, आपकी प्रेजेंट इनकम आपका आज यानी कि वर्तमान तो चला लेगी, लेकिन आप सबका भविष्य, हमारा सबका भविष्य इस बात पर निर्भर है कि हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं। आपके द्वारा करा हुआ इन्वेस्टमेंट ही यह तय करेगा कि आपका भविष्य कितना सुनहरा होगा, आपकी रिटायरमेंट लाइफ कितनी बेहतर होगी। भले वो बेहतर रिटायरमेंट लाइफ हो, बच्चों की एजुकेशन हो, बेहतर शादी हो, कुछ भी हो, वॉट एवर इन योर माइंड, बट आपके अगले 15 साल के बाद की लाइफ आज करा हुआ इन्वेस्टमेंट तय करेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना तो सही है। और कोविड के बाद एक चीज और क्लियर हो गई है कि जिसने इन्वेस्टमेंट करके रखा था वो प्रॉपर चल रहा है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। और ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कोविड के बाद बहुत तेजी से पैसा बाहर आया और इन्वेस्ट हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट की ताकत तो हमें समझ में आ गई। पर जो भी इन्वेस्टर होता है उसके दिमाग में दो प्रश्न होते हैं। एक, कोई भी इन्वेस्टर होता है, पहला प्रश्न उसके दिमाग में होता है जो स्वाभाविक भी है कि यदि मैं जो पैसे लगा रहा हूं वो कितने रुपए से बढ़ के मेरे पास आएंगे। भाई, मैंने जितने भी रुपए लगाए यदि वो मुझे 2%, 3%, 5%, 10% कितने की ग्रोथ देंगे, जो कि स्वाभाविक प्रश्न बनता है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दूसरा है और वो प्रश्न ये है कि मेरा प्रिंसिपल लॉस तो नहीं हो जाएगा, जो पैसा मैंने लगाया है मेरे मूलधन का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और इसी वजह से मैक्सिमम इन्वेस्टर पैसे लगाने से घबराते कि जो पैसे लगा रहा हूं, क्योंकि यहां तो पैसा बढ़ के आ रहा है, 10 की जगह 8 गुना आया तो भी चलेगा क्योंकि पैसे ने पैसा बनाया है। लेकिन यहां पे जो पैसा मैं लगा रहा हूं मेरी मेहनत का है, इसमें लॉस हो गया तो कई बार हम इस वजह से घबराते हैं। तो ऐसी कौन सी कारण है जिसकी वजह से, तो आज मैं इस पे आपसे पहले बात करता हूं कि ऐसी कहां कहां आप निवेश करें जहां पे आपका जिंदगी में कभी भी बिजनेस में आपका प्रिंसिपल लॉस ना हो। तो वो जो जगह है मैं आज आपको शॉर्ट में बताता हूं, ऐसी कोई सी भी जगह। देखिए, एक पॉइंट समझिए, दुनिया में सबसे बेहतर, यदि ए पॉइंट की बात करूं तो दुनिया में सबसे बेहतर रिटर्न तो कहां में मिलता है? शेयर मार्केट में। आज 10 लाख रुपए लगाइए, हो सकता है एक साल में 1 करोड़ हो जाए लेकिन यह भी हो सकता है कि आज आपने 10 लाख रुपए लगाए और एक साल में ये -10 लाख हो जाए या अगले दिन -10 लाख हो गए। बहुत ज्यादा जो है चेंजेस है। कभी भी ऐसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी पल में तोला, पल में मासा, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरे पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं। आज मैं आपको ये बता रहा हूं, रिटर्न कितना भी मिले, प्रिंसिपल सेव कैसे होता है। इस दुनिया में से कोई भी वस्तु, इस दुनिया में से कोई भी मार्केट, इस दुनिया में से कोई सी भी चीज जो कि मैन मेड नहीं है, वहां पैसे लगा दीजिए, आपका प्रिंसिपल लॉस दुनिया में नहीं होगा। ऐसी कोई भी वस्तु जो मैन मेड नहीं है, आपका प्रिंसिपल नुकसान कभी नहीं कर सकती। जैसे तेल में पैसे लगाइए, नेचुरल गैस में लगाइए, लोहे में लगाइए, सोने में लगाइए, ऐसी कोई भी चीज जो मैन मेड नहीं है आपका प्रिंसिपल नुकसान कभी नहीं कर सकती। हो सकता है 15 साल पहले किसी व्यक्ति ने लोहे में पैसे डाले हो, तो क्या लोहे के रेट आज वही हैं? बढ़ चुके हैं, सोने के ज्यादा बढ़े। ऐसी कोई भी वस्तु जो मैन मेड नहीं है नुकसान देगी नहीं। इसीलिए यहां पे नुकसान होता है क्योंकि मैन मेड है, कल नीचे जा सकता है, लेकिन जो मैन मेड नहीं है वो जिंदगी में नुकसान कभी देता ही नहीं। बट क्या हर मैन मेड चीज में मुझे पैसे लगा देने चाहिए? नहीं। अब एक तरफ मैं आपको कह रहा हूं मैन मेड चीज में पैसे लगाइए और दूसरी तरफ कह रहा हूं हर मैन मेड में मत लगाइए। कारण बताता हूं आपको। आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले जब हम गल्फ की, मिडिल ईस्ट की बात करते थे तो वो लोग किस चीज के लिए फेमस थे? तेल के कुएं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बोला आपने, तेल के कुएं। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि बीच बीच में आप लोग मैसेज करते रहे। नीचे मैं मैसेज आपके पढ़ रहा हूं तो मैसेज करते रहिए। आपस में हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ऐसी बात करेंगे कि टू वे कम्युनिकेशन हो। मुझे मैसेज देते जाइए, मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूं। बहुत अच्छा लगेगा जब आप मेरे से मैसेज के साथ रिप्लाई करेंगे। तो आज से 25-30 साल पहले जो लोग थे वो किस पे, मिडिल ईस्ट पूरा किस पे था? और वो था सीधा सीधा कि तेल के कुएं हैं। और तेल के कुएं था, मतलब तेल क्या है? ईंधन। ईंधन क्या है? मैन मेड बिल्कुल नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन पिछले 20 सालों में क्या हो गया?
ये कहां शिफ्ट हो गए? टूरिज्म पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एआई पे, हजारों चीजों में। तो आपको क्या लगता है इनके तेल के कुएं सूख गए? ना, इनके पास अभी भी इतने तेल के कुएं हैं कि अगले 200 साल इस चीज का बिजनेस और कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो इनको समझ में आ गई, जो आपको समझनी है, वो ये है कि तेल के कुएं तो मैन मेड नहीं थे, लेकिन इसके विकल्प भविष्य में ऑप्शन आ सकते थे, जैसे कि आ गए हैं। आज हम पेट्रोल में करीब 30-40% एथेनॉल पे आ गए हैं। थोड़े दिन बाद हो सकता है 70-80% आ जाए। हाइड्रोजन फ्यूल आ गया है। हो सकता है थोड़े दिन बाद एक वैज्ञानिक खड़ा हो और ये बोले कि आज मैंने ऐसा इन्वेंट कर दिया है कि आज से पानी से ही कार चलना चालू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं। तो तेल तो तब भी मैन मेड नहीं था, कल भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, लेकिन उसके ऑप्शन खड़े हो जाएंगे, आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो मुझे यह ध्यान रखना है कि मैं किसी ऐसी चीज में निवेश ना कर दूं जो मैन मेड तो नहीं है, प्रिंसिपल लॉस तो नहीं देगी, लेकिन सेचुरेटेड हो गई, अब इसकी जरूरत भी नहीं है। सो अब फिर इन्वेस्ट किस जगह करें? देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जमीन में पैसा डालो, जमीन का पैसा कभी नुकसान नहीं देता। अब आप पॉइंट समझ रहे हैं? आज से कुछ समय पहले जब डायमंड जो थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन 5 या 7 साल पहले डायमंड लैब में बनना चालू हुए और आज डायमंड इन्वेस्टमेंट की चीज नहीं बचे, यूजर मेंटेलिटी हो गए, क्योंकि मैनमेड हो गए। लेकिन जमीन इस दुनिया में वो जगह है जो कभी भी एक तो मैनमेड नहीं हो सकती और दूसरा इसका कभी कोई विकल्प खड़ा ही नहीं हो सकता। जमीन यानी कि धरती का एक ही विकल्प है, यहां से 200 प्रकाश वर्ष दूर मंगल ग्रह, इसके बीच में कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो जमीन में डाला हुआ पैसा कभी नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि एक तो मैनमेड नहीं हो सकती और दूसरा सबसे बड़ा कारण, इसका कभी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये कभी लैब में नहीं बन सकती। इसीलिए जमीन में पैसे डालना चाहिए। तो आपको क्लियर हुआ कि मैनमेड में भी यदि जमीन में पैसे डालूं तो नुकसान नहीं होगा। तो क्या हर जमीन में पैसे डाल दूं? नहीं। अब मैं फिर आपसे एक बात कर रहा हूं कि जमीन पे पैसे डालिए, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं हर जमीन पे पैसे मत डालिए। समझाता हूं क्यों। जैसे मैं इंदौर में रहता हूं, आप अपने शहर में रहते होंगे, मुझे बताइए कि क्या आपके शहर में या इंदौर में सब जगह एक जैसे रेट हैं? पॉसिबल ही नहीं है। किसी जगह रेट ज्यादा होंगे, किसी जगह कम होंगे। चलिए और छोड़िए, मैं आपको बोलता हूं जी कि इंदौर के रेट ज्यादा हैं या गुड़गांव के, गुरुग्राम के। ऑफ कोर्स सब जानते हैं गुरुग्राम के। तो गुरुग्राम में क्या हो रहा है ऐसा? वहां पे क्या अचानक बारिश होने लग जाती है? वहां पे क्या अचानक बर्फबारी हो जाती है? वहां पे क्या अचानक ठंडा हो जाता है? ऐसी की जरूरत नहीं है। नहीं, वहां तो सब कुछ ऐसे ही है। तो फिर इंदौर से ज्यादा रेट गुरुग्राम के क्यों हैं? और ये वही गुरुग्राम है जो आज से 30 साल पहले कुछ भी नहीं था। माननीय केपी सिंह साहब बसों में दिल्ली से लोगों को भर के लेके जाते थे और बोलते थे ये जगह जो आप देख रहे हो, यहां पे मैं एक ऐसी सिटी बनाऊंगा जो कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी होगी। और आज वो दुनिया की 15-20 सबसे महंगी जगहों में से एक है। आज 30 साल पहले बना हुआ शहर पिछले 50 साल, 60 साल, 200 साल पुराने शहरों से भी महंगा हो चुका है। तो ऐसा क्या है गुड़गांव में जो इंदौर से भी महंगा, या इंदौर में विजयनगर महंगा क्यों है बाकी एरिया के बनिस्पत, या आपके शहर में आपका पर्टिकुलर एरिया महंगा क्यों है? इस दुनिया में जमीन खरीदने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जमीन तो आज से 20 साल 30 साल पहले भी जंगल में जिस रेट में थी उसी रेट में, यहां क्यों नहीं बढ़ रही? ये भी तो जमीन है। या गुरुग्राम की क्यों बढ़ रही, आपके एरिया की क्यों नहीं बढ़ रही? सिर्फ एक कारण, आज मैं आपको वो कारण बता रहा हूं जो विश्व में धरती पे कहीं पे भी जमीन के रेट बढ़ाने के पीछे सिर्फ इकलौता कारण होता है, और वो इकलौता कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस जगह पे इंफ्रा ज्यादा होगा वहां के रेट ज्यादा होंगे। तो यदि मैं बोल रहा हूं कि गुरुग्राम के रेट ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर से ज्यादा अच्छा है। और यदि गुरुग्राम से ज्यादा अच्छा बॉम्बे का रेट है, तो बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर इससे ज्यादा अच्छा, और न्यूयॉर्क का और रेट ज्यादा है तो न्यूयॉर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे ज्यादा है। आप ही के शहर में जो जमीन, जो एरिया सबसे महंगा है, उसका कारण सिर्फ एक है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे शहर में सबसे अच्छा है। ये एक लौती ऐसी चीज है जिसकी वजह से जमीन के रेट बढ़ते हैं। तो हमारा है वापस पॉइंट पे। तो मेन पॉइंट जिसके इर्द गिर्द आज मेरा सारा सेमिनार है, नाउ अब मैं एंट्री कर रहा हूं अपने सेमिनार में, और वो ये है कि यदि जमीन के रेट, पहली बात तो जमीन वो चीज है जो मैनमेड नहीं है तो नुकसान नहीं देगी। जमीन वो चीज है जिसका विकल्प नहीं आ सकता, तो भविष्य में इसका बढ़ के पैसा ही मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जमीन ही इकलौती वो चीज है जो रेट तो बढ़ाएगी, लेकिन उसके पीछे कारण एक ही हो सकता है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज जो पूरी बात मैं करूंगा इस पॉइंट पे करूंगा कि जहां का इंफ्रा ज्यादा होगा वहां पे रेट ज्यादा होंगे। जो सबसे बेसिक चीज है, ड्रेनेज लाइन भी आती है तो रेट बढ़ जाते हैं। आसपास हॉस्पिटल आए रेट बढ़े, आसपास कोई मॉल आया रेट बढ़े, सड़कें चौड़ी हुई रेट बढ़े, कुछ भी कारण हो
रेट बढ़ने के पीछे एक ही कारण होता है, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे भी एक पॉइंट है। अब यहां पॉइंट ये है, जैसे मैं जिस एरिया में हूं, इस एरिया का नाम है C21 के पीछे एक एरिया है PU4 इन इंदौर। आपके एरिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल को समझिएगा, बात क्लियर हो जाएगी। आज से लगभग 2002 में PU4 में हमने जमीन ली थी 300 रुपए स्क्वायर फीट, और आज के रेट है लगभग 45,000 रुपए स्क्वायर फीट। आपके यहां भी ऐसे बहुत सारे एरिया होंगे जो 15-20 साल में 10 गुना, 20 गुना, सम टाइम 300 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ लेके गए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने पिछले 20 साल में 300 गुना, एग्जाम्पल में 300 गुना की ग्रोथ हुई, 200 गुना की ग्रोथ हुई, 20 गुना की ग्रोथ हुई, लेकिन क्या अगले 10 साल में यह 4.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता जी? जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी हो गई। अब मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत और इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्शन बताता हूं। जब 2002 में ये एरिया डिक्लेयर हुआ तब कुछ नहीं था, जंगल था। धीरे धीरे रोड बढ़ी, लोग आए, ड्रेनेज लाइन आई, रेट बढ़े, ये हुआ, रेट बढ़े, मॉल आए, रेट बढ़े, ऑफिस आए, रेट बढ़े, हॉस्पिटल आए, रेट बढ़े, बस से चलने चल गए, रेट बढ़े, लोग बढ़े, रेट बढ़ गए, कमर्शियल एरिया डेवलप हो गया, रेट बढ़े, हर चीज में रेट बढ़े। मतलब जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ तब तब रेट बढ़े। लेकिन अब आ गया सैचुरेशन। अब आप ऐसा क्या काम कर लोगे जिसकी वजह से रेट बढ़ेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप एक रोड के ऊपर एक रोड और कर दोगे, फ्लाईओवर लगा दोगे, तो 45,000 के 55 या 50,000। लेकिन अब ये डबल भी नहीं हो सकते। तो दूसरा पॉइंट है, यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी यूजर के लिए तो बहुत अच्छा है, नया ऑफिस खोलिए, सारी फैसिलिटी आसपास है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डबल भी नहीं हो पाएगा। तो मुझे समझना पड़ेगा कि मैं इन्वेस्ट जहां कर रहा हूं वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला हो, आ नहीं गया हो। आ गया हो तो कहानी खत्म। तो चलिए, आज जब हम इस सारी बात को समझते हुए आगे बढ़े, तो आज से लगभग 2 वर्ष पहले हमें इस सारी बातों को समझते हुए एक जगह दिखी, और उस जगह का नाम है धोलेरा। क्योंकि हमको एक बात तो समझ में आ गई थी कि जमीन नुकसान नहीं देती, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से यह समझ में आ गया था कि जमीन वही फायदा देगी जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा हो। तो हमारे सामने धोलेरा आया। अब मैं आपको धोलेरा के बारे में कुछ बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत क्या है और किस तरह का इंफ्रा क्रिएट हो रहा है धोलेरा में। इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 2008-9 के समय। उस समय जब माननीय पीएम हमारे मनमोहन सिंह जी थे और सीएम उस समय गुजरात के थे नरेंद्र मोदी सर। तो उस समय पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया, भारत में भी समस्या आई। तो 2 बातों पे एक निष्कर्ष निकला कि ये दुनिया के जितने भी देश हैं, जो बड़े देश हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें इतनी ज्यादा रिसेशन की समस्या नहीं आई। या आज जैसे कि हम देख ही रहे हैं, रोज आजकल एक ट्रंप वार चल ही रहा है, हम रोज देख रहे हैं कि एक नई अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहे हैं। और यदि हमें बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है तो हमें समझना पड़ेगा, जिसमें मोदी जी क्लियर कट कई बार बात कर चुके हैं जब से आए हैं, कि किसी भी देश को बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है तो उसे 2 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा एक्सपोर्ट। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो किसी भी देश को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं। जैसे आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, तो दुनिया में वेपन सप्लाई सबसे बड़ा बिजनेस कौन कर रहा है? अमेरिका। टेक्नोलॉजी अमेरिका। चाइना की बात करें, सेकंड चीज चाइना है, तो दुनिया की हर चीज पे क्या लिखा है? मेड इन चाइना। क्या पता स्पेन पे भी मेड इन चाइना ही लिखा हो। तो हर चीज मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। तो 2008 में मनमोहन सिंह जी को समझ में आया कि हमें भी इन 2 सेक्टर में आए बिना काम नहीं होगा, और जब से मोदी जी आए वो भी इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो 2008 में उन्होंने सोचा कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता, सारे लोग चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो पता चला कि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या वर्ल्ड पैरामीटर के हिसाब से हमारे पास वो जगह नहीं है जहां से एक्सपोर्ट करा जा सके। अब एक चीज और समझिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाता हूं। भारत की राजधानी क्या है? जल्दी से अपने फटाफट फोन उठाइए और मैसेज टाइप करिए, भारत की राजधानी क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, भारत की राजधानी है दिल्ली। लेकिन भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? फटाफट लिखिए जल्दी, समय कम है आपके पास। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? बिल्कुल सही, मुंबई। तो जब राजधानी दिल्ली है तो आर्थिक राजधानी मुंबई क्यों है? कारण बताएगा कोई? आप लोग लिखिए जब तक मैं आपको एक कारण बताता हूं। सबसे बड़ा कारण है मुंबई के पास है अपना बंदरगाह, पोर्ट। मुंबई छोड़िए साहब, पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी शहर जिसके पास अपना पोर्ट है वो किसी दूसरे शहर से ज्यादा समृद्ध मिलेगा। पोर्ट इतना बड़ा, क्योंकि आज दुनिया में जो एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ना, 70% से ज्यादा एक्सपोर्ट समुद्र के रास्ते से होता है, 15 से 20% एक्सपोर्ट एयर यानी कि
हवा के रास्ते से होता है, उसके बाद रोड से और कुछ रेलवे से। जितना भारी और बड़ा और महंगा सामान है वो समुद्र के रास्ते से एक्सपोर्ट होता है। तो जहां पे बंदरगाह होगा वहां पे सारी चीजें होंगी। एक एग्जांपल आपको और समझाता हूं। चीन का एक शहर है शंघाई। ये पिछले 40 साल पुराना शहर है। चीन की पूरी जीडीपी का लगभग ये 10 से लेकर 15% तक अकेला शहर हैंडल करता है। जो शहर जरा सा है वो शहर चीन की जीडीपी में, क्योंकि वो 3 तरफ से कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है और चीन का लगभग 20-30% एक्सपोर्ट अकेला शंघाई के थ्रू होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एक्सपोर्ट करना है तो हमें ऐसे शहर की तरफ जाना पड़ेगा जो बड़ा एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं। इसलिए धोलेरा का जन्म हुआ। अब एक चीज और समझिए, आज पिछले कुछ एक दशक में आप ऐसी कोई भी कंपनी निकालिए, खोज निकालिए, उसकी R&D करिए, यदि वो एक्सपोर्ट करना चाहती है तो वो गुजरात शिफ्ट हो चुकी है। कारण बताता हूं आपको। जब मैं बात करता हूं भारत की, तो दिल्ली के ऊपर तो समुद्र है ही नहीं। आधा देश तो हमारे पास ऐसे ही डेवलप नहीं हो पाएगा। तो समुद्र कहां कहां है? तो गुजरात एक ऐसी जगह है जिसमें मैक्सिमम पोर्ट है और भारत का 45% एक्सपोर्ट अकेला गुजरात करता है, अकेला गुजरात। इसलिए बहुत सारी कंपनियां जो शिफ्ट हो चुकी हैं किस तरफ, यदि एक्सपोर्ट करना चाहती तो गुजरात की तरफ। तो धोलेरा का जो जन्म हुआ वो भी गुजरात की तरफ हुआ। जब धोलेरा में इन्होंने बात करी तो एक कदम बहुत अच्छा उठाया उस वक्त की गवर्नमेंट ने, उसके लिए मैं उनको रिस्पेक्ट करूंगा। उन्होंने ये कदम उठाया कि जब धोलेरा बनाना था तो उसका जो मास्टर प्लान बनाने का काम करा, उन्होंने वो काम करा। मेरे को याद आती वारेन बफे साहब की, बहुत ही जबरदस्त एक व्यक्ति हैं, बहुत ही शानदार इन्वेस्टर भी हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है। वो क्या करते हैं, जब कोई नया बिजनेस चालू करना होता है तो वो उस बिजनेस में जो व्यक्ति पहले से एक्सपर्ट है एज इट इज उसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद अपने इनपुट डाल देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति 10,000 करोड़ पे है तो वो शुरुआती 10,000 करोड़ से होते हैं, क्योंकि उतना तो वो सारे काम कर रहे हैं जो पहले से सक्सेसफुल व्यक्ति कर रहा है। इस गवर्नमेंट ने भी यही काम करा। इस गवर्नमेंट को पता चला कि जब हमें नया शहर बनाना है तो मास्टर प्लान बनाने का काम उस कंपनी को दिया जो आज तक कई शहरों के मास्टर प्लान बना चुकी है। शंघाई का मास्टर प्लान उन्होंने बनाया, पाम सिटी जो आप देखते हैं वो मास्टर प्लान उन्होंने बनाया, ऐसे यूरोप के कई शहरों का प्लान बनाया। हेल्क्रो इज द कंपनी जिसने एक मास्टर प्लान बनाया और 2014 में एक मास्टर प्लान बना के रेडी करा गया जिसका नाम दिया धोलेरा SIR, और ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया। अब आपको गौरवान्वित होना चाहिए, 920 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है दिल्ली से बड़ा, 920 स्क्वायर किलोमीटर मतलब है मुंबई से लगभग 1.5 गुना बड़ा, 920 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है शंघाई से 6 गुना बड़ा, और 920 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है धोलेरा है एशिया का सबसे बड़ा शहर। ये एशिया का सबसे बड़ा शहर है जो 3 तरफ से गल्फ ऑफ खंबात से घिरा हुआ है, 3 तरफ से कोस्टल एरिया यहां पे लगे हुए हैं, और 920 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा शहर बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये है भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। अब व्हाट डू मीन बाय ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी आपको कहना चाहिए, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब होता है, जैसे मैं इंदौर में हूं तो इंदौर को भी स्मार्ट सिटी में डाला जा रहा है, लेकिन वो होता है ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी, मतलब पहले से बना हुआ है, चेंजेस करिए। और ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का होता है जो भी होगा पहली बार होगा। ऐसी कोई रोड ही नहीं जिस पर दादाजी चले थे, मतलब हर रोड हर चीज पहली बार होगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज तक भारत के किसी भी शहर में जो समस्याएं आप सुनते आ रहे हैं वो आपको कभी भी धोलेरा में मिलेगी नहीं। एग्जाम्पल समझाता हूं। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हर शहर, जैसे मुंबई की सबसे बड़ी समस्या बारिश हुई कि सड़कों पे पानी आ गया, इंदौर की समस्या ड्रेनेज लाइन, बेंगलुरु की समस्या पानी खत्म हो गया या बहुत ज्यादा ट्रैफिक। ये सारी समस्या आपको यहां कर देखने को भी नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बेसिक चीज समझाता हूं कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है धोलेरा में। ये पॉइंट आप समझिए दोस्त, तो सारे काम हो जाएगा। 4 चीजें एक्सपोर्ट के लिए आवश्यक होती हैं और धोलेरा 3 चीजों पे काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और टूरिज्म, और साथ में एजुकेशन। इन चीजों पे, ये दोनों को मैं एक में काउंट करता हूं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए समझते हैं किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। रोड, एयर, समुद्र और रेलवे, 2 ऐसी चीजें जो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बहुत आवश्यक होती हैं, और वो होती है पानी और इलेक्ट्रिसिटी। ये 6 चीजों पे कोई भी देश टिका होता है, कोई भी शहर टिका होता है। अब मैं समझाता हूं आपको किस तरह का इंफ्रा धोलेरा में क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रोड की। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में हूं। 3 तरह की रोड होती है, एक को बोलते हैं नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे, एक होता है एक्सप्रेस हाईवे। आपको पता है मध्य प्रदेश में जनसंख्या करीब 7 से 8 करोड़ है
और पूरे मध्य प्रदेश में एक भी एक्सप्रेस हाईवे नहीं है। जिस तरह मध्य प्रदेश में जो है कैपिटल, जो हमारी राजधानी वो भोपाल है, और इकोनॉमिक कैपिटल जो है इंदौर है, ये दो बड़े शहर होते हुए भी इन दोनों बड़े शहरों के पास कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं है। एक एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है, लेकिन वो निकल रहा है जावरा से। पूरे मध्य प्रदेश 8 करोड़ लोगों में कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं है। या एक्सप्रेस हाईवे होते भी हैं तो कैसे होते हैं? जैसे एक एक्सप्रेस हाईवे नागपुर से नासिक, तो बीच में कई शहर हैं, ये भी शहर है, ये भी शहर है, तो कई शहरों को कनेक्ट करते हुए बनाया जाता है, क्योंकि ये सड़क के ऊपर रहता है। इस भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि अहमदाबाद से एक एक्सप्रेस हाईवे बना है जो धौलेरा पे आके रुका है। ना बीच में कोई शहर है ना बाद में। स्पेशली एक शहर के लिए लगभग 7-8 हजार करोड़ रुपए खर्च करके स्पेशली एक शहर के लिए एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया, जो एक बड़े, जबकि धौलेरा के पास ऑलरेडी अपना एक नेशनल हाईवे और एक स्टेट हाईवे है। अब जान के आपको आश्चर्य दूसरा होगा, धौलेरा की प्रेजेंट पॉपुलेशन हार्डली 2 लाख है। जिस शहर की कुल पॉपुलेशन 2 लाख भी नहीं है, उस शहर के लिए स्पेशली एक एक्सप्रेस हाईवे क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट हब के लिए बनाया जा रहा है। इसको हर तरह की रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी कि ऐसी रोड कनेक्टिविटी में कहीं पे भी ना हो, ऐसी रोड कनेक्टिविटी जो कहीं से भी जा सके, व्यक्ति कहीं से भी आ सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कहीं पे भी जा सके। साथ ही साथ अब जान के आपको खुशी होनी चाहिए कि आप जिस शहर के बारे में निवेश करने की सोच रहे हैं, वहां एक्सप्रेस हाईवे तो बनाया गया। ये भारत का सबसे चौड़े एक्सप्रेस हाईवे में है। ये 250 मीटर है, यानी कि 800 फीट चौड़ा एक्सप्रेस हाईवे। 800 फीट चौड़ा एक्सप्रेस हाईवे एक ऐसे शहर को दिया गया जिसकी कुल पॉपुलेशन 2 लाख भी नहीं है, और ये 2026 जो पहला चरण है उसमें कंप्लीट होकर जाएगा। आज मैं जिस डेट पे आपसे बात कर रहा हूं, इस डेट पे यानी कि सितंबर में 2025 में ये 90% से ज्यादा बन चुका है। 2026 में इसका उद्घाटन हो चुका होगा। ये ऑलरेडी इतना कंप्लीट हो चुका है। तो 800 फीट चौड़ा एक्सप्रेस हाईवे इतनी बड़ी लागत से बनाया गया एक शहर के लिए। एक और चीज बताता हूं आपको, मैं इंदौर में रहता हूं। हमारे यहां एक एरिया है जो एयरपोर्ट से है, उस एरिया में एक रोड बनी थी। उस रोड की चौड़ाई थी 60 फीट, और आज उस एरिया का नाम है 60 फीट रोड। साहब, एरिया का नाम 60 फीट रोड नहीं था, लेकिन सड़कें ही इतनी कम चौड़ी होती थी कि एक चौड़ी सड़क बनी और एरिया का नाम ही क्या हो गया? 60 फीट रोड। ये समस्या आपके यहां भी आप झेलते होंगे। अब मैं आपको बताता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत। धौलरा में 60 फीट से छोटी रोड अलाउ ही नहीं है। इससे छोटी रोड होगी ही नहीं। यदि आप इंडस्ट्रियल बेल्ट में कहीं पे भी है तो 60 फीट से छोटी रोड होगी ही नहीं। वो तो छोड़िए, रेसिडेंशियल में भी जो कॉलोनाइजर बनाएगा वो 40 फीट से छोटी रोड नहीं होगी, और जो गवर्नमेंट बनाएगी वो 60 फीट से छोटी रोड नहीं होगी। अकेले धौलेरा में ही कनेक्टिंग रोड 50 और 55 और 70 मीटर तक है। मतलब 250 फीट तक की चौड़ी रोड तो शहर के अंदर है। और एक बड़ी बात सुनिए, ये भारत में पहला ऐसा शहर है जिसमें कि जो रोड हैं वो कभी खुदेंगे नहीं, क्योंकि हमारे तो रोड बनती है और थोड़े दिन बाद आके टेलीफोन वालों को कोई टेलीफोन करता है कि आके रोड खोद जाओ। यहां की सड़कें कभी नहीं खुदेगी। यहां ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, सड़क के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे 4 फीट नीचे सारे ट्रंक बना देंगे, जहां से सारे वायर सारी चीजें जाएंगी। सब कुछ अंडरग्राउंड रहेगा, कभी सड़कें नहीं खुदेंगी, जिंदगी में नहीं खुदेगी। ना 10 साल, ना 15 साल, ना 20 साल, ना 50 साल, ना 200 साल यहां सड़कें कभी भी नहीं खुदेंगी। एक बात और समझिए, एक्सप्रेस हाईवे तो अपनी जगह है ही है। आपने मध्य प्रदेश में 8 लेन रोड देखी? पूरे मध्य प्रदेश में 8 लेन रोड नहीं है, जबकि हम 5 स्टेट से अपने आप को साझा करते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और गुजरात। यहां पे हम 5 स्टेट से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, लेकिन 8 लेन रोड नहीं है। और धौलेरा में एक एरिया है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट, जिसका नाम सबसे पहले रखा उससे बोलते हैं एक्टिवेशन एरिया, क्योंकि यहां से एक्टिवेट हुआ है धौलेरा। 7000 एकड़ में लगभग ये बना चुके हैं। और इस इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर भी 8 लेन रोड है। इस इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर भी 8 लेन रोड बनाई गई है, जबकि पूरे 8 लेन रोड पूरे मध्य प्रदेश में भी नहीं है। जो रोडें बनाई गई ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई हैं। जो रोडें बनाई गई हैं, यदि 70 मीटर से अबाउ रोड है तो हर जगह मेट्रो के लिए पहले बीच में स्पेस छोड़ दी गई है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि अहमदाबाद से जो धौलेरा एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है उसके बीच में मोनोरेल सैंक्शन है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि आजू बाजू में कारें चलेंगी और बीच में ट्रेन चलेगी। आज तक कभी नहीं हुआ। यूरोप में हुआ है, बाकी जगह हुआ है, लेकिन भारत में पहली बार सैंक्शन हुआ है। ये भारत की पहली ऐसी सिटी है जो प्लेटिनम रैंकिंग सिटी है। भारत में प्लेटिनम रैंकिंग सिटी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड वन सूरत हुई है, ये फर्स्ट वन सिटी है जो प्लेटिनम रैंकिंग सिटी है। भारत में पहली बार इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। देखिए, मैं फिर से आपको कवर करता हूं। टेक्नोलॉजी
और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेहतरीन सम्मेलन है वो है धौलेरा। इन दोनों का समागम के साथ ही जो शहर बन रहा है, क्योंकि इंफ्रा आएगा तो ही वैल्यू बढ़ेगी। अब ये समझिए, मैं इंदौर में रहता हूं जहां पॉपुलेशन लगभग 50-55 लाख तक हो गई है। ड्रेनेज लाइन हार्डली 1.5 से 2 फीट की है। यहां यानी कि धौलेरा में जहां पॉपुलेशन 2 लाख भी नहीं है, ड्रेनेज लाइन 13 फीट। पॉइंट टू अंडरस्टैंड किस तरह से शहर को बनाया जा रहा है। तो सड़कें हर तरफ से कनेक्टेड हैं, डीएमआईसी से कनेक्टेड है, 55 किलोमीटर पे डीएमआईसी है, 300-350 किलोमीटर में 3 से बड़े पोर्ट हैं, हर तरह से सड़क बना दी गई है, सड़कों की बेहतरीन जबरदस्त टेक्नोलॉजी का उपयोग करा गया है। अब ये समझिए, सड़कें तो बना दी गई हैं, तो क्या यहां वायर नहीं कटते होंगे? बिल्कुल कटते होंगे साहब, यहां भी वायर कट सकते हैं। लेकिन ये हाईटेक सिटी है, दिस इज द फर्स्ट हाईटेक सिटी ऑफ इंडिया। पूरे शहर को इंटरनेट से कवर करा गया है, पूरे शहर में सेंसर्स लगे हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट सिटी। जैसे कि यूएस में एक सिटी है जिसमें बहुत ज्यादा आईटी का काम होता है, उसका नाम है सिलिकॉन वैली। तो बेसिकली सिलिकॉन वाला कोई काम नहीं है वहां पे, आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर का काम होता है, तो उसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली। वैसे ही भारत में इस सिटी को नाम दिया सेमिकॉन सिटी। ये भारत की पहली सेमीकंडक्टर सिटी है, एज वेल एज भारत की सबसे हाईटेक सिटी है। मैं बताता हूं कैसे हाईटेक है। पूरा शहर में सेंसर लगे हैं। सॉरी टू से, बट मान लीजिए हम किसी वजह से 10वें फ्लोर पे हैं और अचानक आग लग जाती है 9th फ्लोर पे या 11th फ्लोर पे, आप बाद में कॉल करेंगे फायर ब्रिगेड को। सेंसर कॉल कर चुके होंगे। वहां एक बिल्डिंग है, एबीसीडी बिल्डिंग, जहां पे सारे वायर जा रहे हैं, सारी चीजें जा रही हैं। सेंसर, यदि जमीन के नीचे किसी वजह से कोई वायर कट गया, कोई गैस पाइपलाइन कट गई, फाइबर केबल कट गई, आपको कॉल नहीं करना है, सेंसर कॉल कर चुके होंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे वायर कटा हुआ है या पाइपलाइन फूट चुकी है। और ये सेंसर भी किसने लगाए हैं? दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनियों ने। सेंसर लगाना बात नहीं है, दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनी आईबीएम, सिस्को और विप्रो, टॉप 10 कंपनियों में आती है तीनों कंपनियां। और इन तीनों कंपनियों ने मिलकर पूरे शहर को इंटरनेट से कवर करा गया है, पूरे शहर में सेंसर लगे। आप गलती से भी, मुझे अच्छे से एक बात याद है, मैं थोड़े दिन पहले यूरोप गया था, तो हमारे ड्राइवर जो है लगभग 100-125 की स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। ऑल ऑफ सडन एक बोर्ड आया 80 का, मेरा भी ध्यान था सड़क पे, और बोर्ड आया 80 का, उन्होंने गाड़ी धीरे से 80 के नीचे ले आए। फिर थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़ाई, फिर एक बोर्ड आया, उन्होंने वापस गाड़ी पीछे करी। तो मैंने मेरे जो गाइड थे उनको बोला भाई साहब यहाँ के ड्राइवर बड़े अच्छे हैं, बहुत ट्रैफिक का ध्यान रखते हैं। मैंने दोनों बार ध्यान दिया, जैसे 80 की स्पीड आई इन्होंने स्पीड कम कर ली। तो गाइड ने मुस्कुराते मुझसे बोले सुमित जी, ड्राइवर अच्छे नहीं है, सेंसर लगे हैं, 3 सेकंड में चालान कटेगा और 5 के बाद लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इस धौलेरा में पूरे सेंसर लगे दोस्त। आप गलती से भी अपनी बाइक लेके पेडेस्ट्रियन एरिया पे, पैदल चलने वाली जगह पे नहीं जा सकते। आपने गलती से भी ट्रैफिक लॉन्च करा, अपने आप सेंसर आपका चालान बना देगा। आपने स्पीड अप करी, सेंसर चालान कटा देगा। ये भारत का पहला ऐसा शहर है जहां पे इंटरपोल से कनेक्टेड कैमरे लगेंगे, मतलब जो डिटेक्ट कर लेंगे किसी भी क्राइम फेस को, जिसने कोई क्राइम करा होगा कभी उसको। ये भारत में पहली बार होगा, एशिया में ही दूसरी बार है, चाइना में है और उसके बाद भारत में होगा। ऐसा कोई भी फेस होगा तो डिटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऐसी है कि शहर के अंदर या शहर के इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो बस स्टॉप्स हैं उन पे QR कोड लगे हैं, आप स्कैन करिए, वो आपको बता देंगे कि आपकी कौन सी वाली बस में कौन से नंबर की सीट है। आपको नहीं जाना। हमारे घर पे सुबह सुबह गाड़ी आती है, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, यहाँ पे वो भी नहीं करना है, सक्शन पंप लगे हुए हैं, आप छोड़ दीजिए, सक्शन पंप स्टेशन तक लेके जाएंगे। हाईटेक सिटी साहब, हाईटेक सिटी भारत की पहली। सिंगापुर, दुबई, शंघाई, ऐसी बड़ी बड़े देशों को, ऐसे बड़े बड़े शहरों को चुनौती देने के लिए सिटी का निर्माण करा जा रहा है। तो हाईटेक सिटी, इस तरह से इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, तो विश्व की सबसे बेहतरीन रोडों में से एक रोड बनाई जा रही है। एरोप्लेन की बात करते हैं या एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, मैं फिर से कंपेयर करूंगा। देखिए इंदौर से, आप अपने शहर से भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। इंदौर में, क्योंकि मैं इंदौर से हूं, लगभग 50 लाख की पॉपुलेशन है, और 5 या 6 वर्ष पहले इंदौर को घोषित करा गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंदौर। पूरे मध्य प्रदेश में जहां 7-8 करोड़ लोग रहते हैं, 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, एक भोपाल और एक इंदौर, और वो भी साल में 2 बार इंटरनेशनल फ्लाइट भेजते हैं, कभी कभी शारजाह तो कभी कभी थाईलैंड, इससे ज्यादा कुछ जाता भी नहीं वहां पे। तो ये 2 इतने सारे लोग होने के बावजूद 30 साल पुराना एयरपोर्ट, लेकिन 5 साल पहले एक परमिशन मिली कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंदौर। धौलेरा की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। और एक मैंने आपसे बात कही थी कि जिस शहर में अपना पोर्ट होता है वो दूसरे शहर से आपको समृद्ध मिलता है, उसी तरह से जिस शहर के पास अपना एयरपोर्ट होता है वो शहर भी दूसरे शहर से आपको समृद्ध मिलेगा। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं धौलेरा की। धौलेरा, जहां की कुल पॉपुलेशन भी 2 लाख नहीं है, एक तो पहले दिन जब यहां पे एयरपोर्ट आया तो डे 1 क्लियर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ धौलेरा। पहले दिन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इसको जो है जगह मिली हुई है। अब एक बात समझिए, ये भारत का सबसे बड़ा दूसरे और तीसरे नंबर का एयरपोर्ट है। क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है।
ये हैदराबाद से भी बड़ा है, ये बेंगलुरु से भी बड़ा है, ये दिल्ली से भी बड़ा है, ये मुंबई से भी बड़ा है, और इंदौर का एयरपोर्ट टॉप 20 में भी काउंट नहीं होता, जहां 55 लाख की पॉपुलेशन है। तो क्यों एक ऐसे शहर में जिसमें भी पॉपुलेशन नहीं है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है। यहां तक कि जो एयर स्ट्रिप होती हैं, जो हवाई स्ट्रिप होती है, हवाई अड्डे पे जो स्ट्रिप्स होती हैं, हवाई पट्टी जिसको हम बोलते हैं, इंदौर में एक है। बहुत सारे ऐसे शहर है जिसमें 2 हैं। 3 एयर स्ट्रिप मुश्किल से 4 या 5 शहरों में, दिल्ली में है, मुंबई में, हैदराबाद, बेंगलुरु और शायद कोलकाता में है। ये ऐसा एयरपोर्ट है जो 3 एयर स्ट्रिप के साथ है। 70% कार्गो है और 30% पैसेंजर एयरपोर्ट है, और 2026 का पार्ट है साहब, 70% से ज्यादा बन चुका है। अगले साल पैसेंजर फ्लाइट्स की तैयारी हो चुकी है, टेस्टिंग फ्लाइट लग चुकी है। यहां तक कि यह भारत का ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे अभी तक जितनी लंबी एयर स्ट्रिप होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन अभी तक भारत में उतरा नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबी एयर स्ट्रिप चाहिए होती है, वो सबसे लंबी एयर स्ट्रिप भी यहां आ रही है। अर्थात वो कार्गो प्लेन धौलेरा में उतर सकता है, क्योंकि धौलेरा जो है वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। तो धौलेरा में 46% लगभग इंडस्ट्रियल बेल्ट है और 23% लगभग रेसिडेंशियल बेल्ट है। मतलब मैक्सिमम फोकस काय पे करा गया है, इंडस्ट्रीज पे। तो इसीलिए यहां पे 70% कार्गो है, और इस एयरपोर्ट को कनेक्ट करा गया है, यूपी में एक एयरपोर्ट बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, जो 70% पैसेंजर है और 30% कार्गो है। अब समझिए यूपी में तो समुद्र है नहीं, और भले ही कार्गो प्लेन ले तो आए, आफ्टर ऑल समुद्र से ही जाएगा सामान, तो इसको कनेक्ट करा गया वहां से। मतलब वहां से जो भी एक्सपोर्ट होगा वो सीधे कहां आएगा, यहां पे धौलेरा के पास। मतलब यहां पे दूसरे शहरों के द्वारा बहुत सारा सामान ऐसा आएगा जिसकी वजह से यहां की इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो कीमतें बढ़ेंगी। ये बात मैंने आपसे करी रोड की, एयर कनेक्टिविटी की। अब मैं आपसे बात करता हूं रेलवे। रेलवे में भी आप देखें हमारे यहां क्या होता है, पैसेंजर और गुड्स, मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी दोनों एक ही पटरियों पे चलती है, और जैसे ही पैसेंजर गाड़ी आती है तो गुड्स की गाड़ी को साइड कर दिया जाता है। तो एवरेज स्पीड होती है 40 से 45 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं जा पाती। डेडिकेटेड कॉरिडोर, भारत में पहली बार ऐसा डेडिकेटेड कॉरिडोर बन रहा है जहां पे स्पेशली पटरियां जो हैं वो गुड्स की यानी कि मालगाड़ी की डाली जा रही हैं, स्पेशली डाली जा रही हैं। इन पटरियों पे मालगाड़ी ही चलेगी। इसकी वजह से एवरेज स्पीड 125 किलोमीटर तक जा सकती है। तो जहां अहमदाबाद से दादर जाने में 8 दिन लगते हैं, यहां पे मात्र 48 आवर में ही हो पाएगा। और उससे बड़ी बात होगी क्योंकि डेडिकेटेड कॉरिडोर है, तो अभी हमारे यहां जो एवरेज लेंथ होती है किसी भी मालगाड़ी की होती है 750 मीटर, ये होंगी 1500 मीटर, वो भी डबल डेकर। मतलब एक ट्रेन 4 ट्रेन का काम करेगी। पता नहीं कितना ईंधन बचेगा, पता नहीं कितनी स्पीड बढ़ेगी, और पता नहीं कितना समय बचेगा। उस तरह से डेडिकेटेड कॉरिडोर जो डाला जा रहा है वो भी डाला जा रहा है। ये भी पार्ट है 2026 का निभोई, इसमें एक रेलवे स्टेशन बनना चालू हो चुका है भीमताल से, और वो बनना का काम चालू हो चुका है और 2026 में कंप्लीट हो चुका होगा। रोड के बाद हम बात कर रहे हैं एयर की, हमने बात करी, सी की हम बात कर ही चुके हैं। यहां पे 3 बड़े बड़े पोर्ट हैं। अब एक और चीज समझिए, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मैं बात करता हूं, मध्य प्रदेश एक सर्टन लगभग 3150 मेगावाट की आवश्यकता होती है। एक प्रदेश होता है बिहार, उसको आवश्यकता होती है। ये जो प्रदेश हैं इनको इतनी आवश्यकता होती है, और धौलेरा जहां के भी प्रेजेंट पॉपुलेशन लगभग 2 लाख लोगों की भी नहीं है, उस शहर को 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, जो कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। 5000 मेगावाट एक शहर को। आप सोचिए किस तरह से शहर को बनाया जा रहा है कि यहां पे जिंदगी में आपने एक शब्द नहीं सुन पाएंगे कि आज लाइट चली गई। आपके शहर में आपने कई बार देखा होगा लाइट चली जाती है, धौलेरा में कभी लाइट नहीं आएगी। धौलेरा में कभी लाइट की कोई स्थिति नहीं बिगड़ेगी। इस तरह से शहर को बनाया जा रहा है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे और बात करते हैं, पानी बहुत महत्वपूर्ण है साहब। आपने एक चीज देखो, अगर आपके शहर की नदियां बड़ी खराब हो जाती हैं, या मैंने एक पॉइंट लिखा था टूरिज्म, तो दुनिया में एक शहर है वेनिस जो कि झीलों का शहर कहलाता है। वहां पे लोग ये देखने जाते हैं कि पूरा शहर झीलों से कनेक्टेड है। धौलेरा में इन्होंने क्या करा, पूरे शहर को आर्टिफिशियल कृत्रिम नदियों से कनेक्ट कर दिया गया है, जो कि 75 किलोमीटर की जो है कृत्रिम नदी बनाएगा, जिसमें से लगभग 14 किलोमीटर बन चुकी है, और तक 2 किलोमीटर एयरपोर्ट के यहां मतलब 16 किलोमीटर की लगभग कृत्रिम नदी बन चुकी है। तो इसी तरह से भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट भी होगा जो रिवर फ्रंट होगा, और पूरे शहर में 14 किलोमीटर की आर्टिफिशियल रिवर बना दी गई है। अब इसका मेन कारण समझिए, क्योंकि यहां पे जो भी बारिश का पानी है वो कभी वेस्ट नहीं हो सकता।
हमारे यहाँ नहीं, नगर निगम बोलती वाटर हार्वेस्टिंग करवाइए, इस पूरे शहर को वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया है। मतलब जो भी बारिश का पानी आएगा, स्टॉर्म वाटर आएगा, वो वेस्टेज नहीं होगा, वो वहां से सड़क से नीचे नहर बना दी गई है, हर सड़क के नीचे वो कनेक्ट है आर्टिफिशियल रिवर से, वो डैम से और फिर रिजर्वायर से, एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं होगा। इसको इस तरह से हाईटेक बनाया गया है कि 4 वर्ष भी यदि लगातार बारिश नहीं हो तो धोलेरा में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक कि धोलेरा ऐसा शहर एक लौता भारत का, देखिए अभी क्या होता है, हमारे घर के बाहर जो नल लगे रहते हैं हम उसमें से पानी नहीं पीते हैं, या हमारे घर में अंदर भी जो नल लगे रहते हैं हम उसमें से पानी नहीं पीते हैं, हम बॉटल बुलवाते हैं या आरओ बुलवाते हैं। लेकिन वहीं आप यूरोप जाइए, आप दुबई जाइए, आप होटल में बोलेंगे कि मुझे ड्रिंकिंग वाटर दे देंगे, वो बोलेगा योर टैप वाटर इज योर ड्रिंकिंग वाटर, आपके यहाँ जो नल लगा है जी उसको पी भी सकते हैं आप, क्योंकि आरओ है। ये भारत का पहला ऐसा शहर है जिस पूरे शहर में आरओ लगा हुआ है। आपको घर में आरओ लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे शहर में आरओ लगा है। योर ड्रिंकिंग वाटर इज योर टैप वाटर इज योर ड्रिंकिंग वाटर, पूरे शहर में आरओ लगा है, आपको घर में लगाने की जरूरत नहीं है। और वो भी वर्ल्ड का सबसे हाईटेक आरओ लगा हुआ है जो केवल 5% पानी को वेस्ट करता है, बाकी पूरा रीयूज कर लेता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया इंफ्रा किस तरह से यहां पर डेवलप करा जा रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंफ्रा तो है ही, कौन कौन सी कंपनियां यहां आ चुकी है और कौन कौन सी कंपनियां यहां आने वाली हैं, क्योंकि कंपनियां होंगी तो जॉब होगी, जॉब होगी तो सारी चीज होगी। और मैंने अभी आपसे कहा था कि इसे सेमीकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है। सेमीकंडक्टर की मैक्सिमम यूनिट यहां पे आ रही है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आज तक किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा करा गया सबसे बड़ा निवेश है जो कि करा गया धोलेरा में, और वो है 91,000 करोड़, 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा गया बाय टाटा। और वहां पे भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट चालू हो रही है, पहली बार भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है। सेमीकंडक्टर वो चीज है जिसके बिना आप चल भी नहीं सकते। आप दिन में कोई 10 चीजें यूज कर रहे हैं तो उसमें से 7 में मिनिमम सेमीकंडक्टर होगा ही होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली हम ये एक्स अभी भी इंपोर्ट करते थे, तो हमारी डिपेंडेंसी यहां पे है। आपको रॉकेट इंडस्ट्री में जाना है, साइंस में जाना है, मोबाइल बनाना है, ऑटोमोबाइल बनाना है, कुछ भी यदि आपको बनाना है तो सेमीकंडक्टर बिना काम नहीं होगा। तो भारत की पहली सेमीकॉन सिटी में पहली यूनिट डल रही है टाटा की, जो कि फेस 1 है। ऐसे 3 यूनिट डालेगा, मतलब 91,000 इंटू 91,000 इंटू 91,000। इतना बड़ा निवेश तो अकेला टाटा वहां कर रहा है, जिसने काम चालू कर दिया है। और 2027 में प्रोडक्शन चालू हो चुका होगा फेस 1 का, जहां पे टाटा वर्ल्ड का 8% सेमीकंडक्टर चिप अकेला बनाएगा। और टाटा का यह कहना है कि इनका पहला जो टाइप हुआ टेस्ला से हुआ है, मतलब जनवरी 2027 के बाद टेस्ला की गाड़ी में जो सेमीकंडक्टर चिप लगेगी वो टाटा की लगेगी। वर्किंग चालू हो चुकी है और 13 मार्च 2024 में इन्होंने उद्घाटन करा था। वर्किंग बहुत तेजी चल रही है, ये अपना प्रोडक्शन चालू कर चुके होंगे। और ये एक यूनिट है, ऐसी 2 यूनिट और आएंगी। जैसे वेदांता भी यहां पे आ रहा है, लगभग 1,75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। दुनिया में 208 से ज्यादा देश हैं, करीब 190-92 देशों की तो इतनी जीडीपी नहीं है जितना अकेला निवेश वेदांता करने वाला है, या टाटा तीनों यूनिट मिला के कर लेगा। उसी तरह से यहाँ रिन्यू पावर आ चुका है, यहाँ पे पॉलीकैप आ चुका है, इसरो अपनी जगह ले चुका है, एचपीसीएल ले चुका है, 2 हॉस्पिटल खुल चुके हैं, कई होटल्स बनना चालू हो चुके हैं। ये सारी चीजें यहाँ बनना चालू हो चुकी हैं। और टाटा अकेला ही लगभग 30,000 लोगों को जॉब क्रिएट करेगा। तीनों यूनिट आ जाएंगी, सारी आ जाएंगी, तो लगभग 1 लाख लोगों को जॉब तो अकेले टाटा ही क्रिएट कर देंगे। और जब 1 लाख लोगों को जॉब क्रिएट होती है तो 5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होती है। कोई जहां पे काम करने आया तो बैंक भी खुलेगा, इंश्योरेंस कंपनी भी खुलेगी, कोई सब्जी भी बचेगा, आपको ये भी करेगा, ऐसे 1000 लोग को जॉब मिलेगी। तो कई सारे लोग यहाँ पे जो है क्रिएट होंगे, तो ऐसे कई जॉब्स क्रिएट होंगी। और डे बाय डे यहां पे नई से नई कंपनियां आती जा रही हैं। जिस कंपनी के दिमाग में भी एक्सपोर्ट है वो अपने आप को धोलेरा की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि धोलेरा में एक और बड़ी चीज है, और वो ये है कि यहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है प्लग एंड प्ले के फॉर्मूले पे। अर्थात कोई भी कंपनी आएगी, नॉर्मली क्या होता है, इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया गया, कंपनीज आती हैं, फिर जब वो पानी वेस्टेज करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी करती हैं या गार्बेज निकालती है तो चीजें बनाई जाती हैं। यहां उल्टा है, यहां सब कुछ पहले बना दिया गया है। गार्बेज प्लांट रेडी है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रेडी है, हर चीज पहले से रेडी कर दी। कंपनी को आना है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, अपना कंस्ट्रक्शन करना है, बाकी सब पहले से बना हुआ है। इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले फॉर्मूला। पूरा धोलेरा प्लग एंड प्ले फॉर्मूला पे 7,000 एकड़ को डेवलप कर दिया है साहब। आरओ आ चुका है, ये आ चुका है, कृत्रिम नदी आ चुकी है, सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। अब कंपनीज को कॉल करना चालू कर दी कि आप आइए और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए। मतलब अब आप ये समझिए, जिस पॉइंट पे मैं था कि इंफ्रा होगा तो ही रेट बढ़ेंगे, और इससे ज्यादा इंफ्रा, इससे बेहतर इंफ्रा, इतना हाईटेक इंफ्रा तो पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इसीलिए यहां पे रेट बढ़ेंगे। एक लास्ट पॉइंट और बताता हूं, फिर मैं आपको धोलेरा की कुछ वीडियो बताऊंगा, कुछ आपको समझाऊंगा। 3 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं इस दुनिया में। एक होता है 1x, यहां मेरा x से मतलब है 10 साल।
जब आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो 1x यानी कि 10 साल तक का आपको इंतजार करना ही चाहिए। दूसरा होता है 3x, तीसरा होता है 10x एंड अबाउ, यानी कि रिटर्न कितना दे रहा है। कई ऐसी जगह हैं जो 1x का भी रिटर्न नहीं देंगी। जैसे मेरा पुणे में एक फ्लैट है जो लगभग 70-75 लाख का है। अब अगले 10 साल में भी वो 2 करोड़ भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जब ब्रोकर बंधु ने मुझे बताया तो बताया कि सर हॉस्पिटल पास में, स्कूल पास में, डी मार्ट पास में, लोग रह रहे हैं, सब कुछ है, तो जितना इंफ्रा क्रिएट होना था वो सारा तो हो गया, तभी तो इसकी कीमत 70 लाख है। अब ऐसा क्या होगा कि 2 करोड़ हो जाए? तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो 70 लाख का ज्यादा 1 करोड़ हो जाएगा। इसको बोलते हैं 1x रिटर्न, यानी कि 10 साल में भी ये एक दुगने से ज्यादा रिटर्न नहीं देगा। दिस इज गुड फॉर यूजर मेंटेलिटी, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है 3x। जैसे इंदौर में एक रोड है, इंदौर उज्जैन रोड, पहले से बना हुआ था, पहले एक अरविंदो था, कुछ लोग रह रहे थे। अब कुछ नया हो रहा है कि 4 लेन की 6 लेन हो रही है, एक अरविंदो और आ रहा है। तो भी अभी जैसे वहां रेट है 3,500 रुपए समथिंग, ये अगले 10 साल में भी 11,000 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड 3x। अब ये सेचुरेशन पे आ गया, 3x से ज्यादा का रिटर्न नहीं देगा। एक होता है 10x एंड अबाउ। आपके शहर में, आपके पहचान में, इंदौर में, दुनिया के हर शहर में रहा है। आज से, या यहां पे एग्जांपल तो आज से 10 साल पुराना उज्जैन रोड, या आज से 10 साल पुराना सुपर कॉरिडोर, या आज से 12 साल पुराना जो है कोई भी ऐसा रोड शहर का, वो आप देखेंगे तो 10x से अबाउ पे जाएगा, क्योंकि इंफ्रा तब क्रिएट हुआ ही नहीं था, इंफ्रा आने वाला था। तो जैसे जैसे सब कुछ छोड़िए, ड्रेनेज लाइन खुदी तो रेट बढ़े, रोड बढ़ी तो रेट बढ़े, कॉलोनी आई तो रेट बढ़े, पेट्रोल पंप आया रेट बढ़े, डी मार्ट आया रेट बढ़े, लोग रहने लग गए रेट बढ़े, हर चीज पे, हर जगह पे रेट बढ़ते हैं। तो ऐसी जगह को बोलते हैं 10x एंड अबाउ। धोलेरा अभी 10x एंड अबाउ वाली पोजीशन पे खड़ा है। यदि आज आप निवेश करते हैं तो अगले 10 साल में आप 8-10 गुना तक का रिटर्न भी ले सकते हैं, और बहुत शानदार तरीके से ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आज से 1 साल पहले कुछ वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, अभी तो आप देख रहे हैं, एक्चुअल में आपको वीडियो में बताता हूं कि कैसा रहेगा। तो अब मैंने आपसे बात करी थी, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो जहां पे मैं आपको एक्चुअल फोटोग्राफ्स बताऊंगा धोलेरा के, लेकिन ये हैं 1 वर्ष पुराने, और उसके बाद मैं आपको लेटेस्ट वाले दिखाऊंगा जो भी अभी करीब 6 महीने पुराने हो चुके हैं। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे वीडियो देखते हैं जहां पे आपको कनेक्टिविटी और धोलेरा की पावर समझ में आएगी। प्लीज प्ले करिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर ये है, पॉज करिए 1 मिनट। यहां पे देख रहे हैं आप, ये सोनू शर्मा जी है। मेरा मकसद यहां सोनू शर्मा जी को दिखाना ये है कि आज भारत का ऐसा कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर यदि है तो धोलेरा की बात कर रहा है, या तो धोलेरा के बारे में बता रहा है, या धोलेरा बेच रहा है, या लोगों को समझा रहा है कि धोलेरा है क्या। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले यहां से, प्लीज प्ले करिएगा। हमारे अपने भारत होने जा रहा है एक ऐसी सिटी जिसमें सिंगापुर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जापान जैसी, वॉल्यूम बढ़ेगा थोड़ा सा, अपनी दिल्ली से 2 गुना बड़ा, शंघाई से कहते हैं कि 6 गुना बड़ा, जो एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना होने जा रही है, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरी है। देश में एक ऐसी शानदार सिटी जो वर्ल्ड लेवल पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट रोड्स है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम स्मार्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, रोड स्मार्ट, ट्रैफिक का मैनेजमेंट, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। हर जगह वायरलेस सेंसर्स, आईसीटी, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे पूरी स्मार्ट सिटी बन जाती है। भारत ही नहीं, विश्व के नक्शे पर विकसित होने वाला ये सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र होने वाला है। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। क्या बात है। धोलेरा में नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है। इस एयरपोर्ट को अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद धोलेरा मोनोरेल को भी हाल में स्वीकृति दी जा चुकी है। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर निवेश होने जा रहा है। लोथल में पॉज करेगा 1 मिनट सुनो। ये जो बात कर रहे हैं सर लोथल की, मैंने आपको बताया था धोलेरा जो है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और टूरिज्म, इस पे बहुत बड़ा फोकस करा। देखिए आप समझिए, पूरे धोलेरा में आर्टिफिशियल रिवर डाल दी ताकि लोग आए। दुबई देखने क्यों जाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर वजह से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी बात करिए लोथल की। लोथल मतलब हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदाड़ो जिसको आप जानते हैं, दुनिया के सबसे पुराने बंदरगांव में से एक बंदरगाह है। यहां बन रहा है एक मेरीटाइम म्यूजियम। ये मेरीटाइम म्यूजियम होता क्या है? जैसे आगरा में ज्यादा टूरिज्म आते हैं, विदेशी आते हो, या आपके शहर में, ऑफ कोर्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
आगरा में। क्यों? क्योंकि वहां ताजमहल है। तो क्या ताजमहल दूसरा कोई देश नहीं बना सकता? बना तो सकता है, लेकिन हेरिटेज में काउंट नहीं होगा। वैसे ही एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं मेरी टाइम म्यूजियम। ये कई देश बना तो सकते हैं, लेकिन ये इतना महंगा है कि बनाना बड़ा मुश्किल होता है, किसी के बस का नहीं होता। तो दुनिया में अभी तक कुल मिला के 6 ही मेरी टाइम म्यूजियम है। जैसे दिल्ली में हर देश को एक जगह दी गई है, वैसे यहां पे मेरी टाइम म्यूजियम में हर देश को जगह मिलेगी, और पूरी दुनिया में 6 हैं। और 7वें नंबर का बन रहा है लोथल में, जो कि धौलेरा से मात्र 12 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और ये दुनिया का 7वां और दुनिया का सबसे बड़ा मेरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। मतलब करोड़ों लाखों लोग इसको देखने हर साल आएंगे। आप सोचिए, इतना बड़ा टूरिज्म एकत्रित होगा, इतने बड़े लोग आएंगे, जिससे बहुत सारा व्यापार, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, और धौलेरा वर्ल्ड में पहचाना जाएगा। प्लीज प्ले करिएगा। नाम कमा सके ऐसा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। अब वो दिन दूर नहीं होगा, अहमदाबाद से धौलेरा, भावनगर, पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। बन रहा देश का पहला हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर। एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड सिटी में एक साथ दौड़ेंगे कार और ट्रेन। रहा दुनिया का सबसे हाईटेक कॉरिडोर। अभी तक आपने जितने भी एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा, उनमें केवल हाई स्पीड सड़क पर आई जाती है, लेकिन गुजरात में देश का पहला हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है, जिस पर बस, कार, ट्रक के साथ साथ ट्रेन भी दौड़ती नजर आएगी। जैसा आपने विदेशों में देखा या सुना होगा, ठीक वैसे ही अहमदाबाद धौलेरा हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है। ये एक्सप्रेस वे अहमदाबाद में सरखेज के करीब सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होकर नवगांव में प्रस्तावित धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होता हुआ धौलेरा स्पेशल रीजन को लिंक करेगा। ये कॉरिडोर 109 किलोमीटर लंबा होगा, तो करीब 4,200 करोड़ रुपए का खर्च की उम्मीद है। इसे देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके बनने के बाद बाय रोड अहमदाबाद से धौलेरा पहुंचने में मात्र 1 घंटे का समय लगेगा। अभी दूरी को तय करने में करीब 2.25 घंटे लगते हैं। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे की कुल चौड़ाई 120 मीटर है। इनमें से 90 मीटर पर एक्सप्रेसवे बनेगा और 30 मीटर चौड़ी पट्टी पर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा सकेगा। भारत इस देश में अभी दिल्ली और मेरठ के बीच बनाया जा रहा है। इस पर 160 से 180 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। अहमदाबाद धौलेरा हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर के पूरी तरह चालू हो जाने पर आपको ट्रेनें और कारें रेस करती हुई दिखेंगी। इस एक्सप्रेसवे पर कार की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉज करेगा। सोनू, इसे थोड़ा आगे बढ़ाइए वीडियो को। हम एकदम फाइनल वीडियो पे आते हैं, जो मैं आपको ओरिजिनल फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ दिखाने वाला हूं कि अभी, लेकिन ये भी हैं लगभग 1 वर्ष पुराने, 1 से 1.5 वर्ष पुराने। प्ले करिएगा। 1.5 वर्ष कह दूं तो बुरा नहीं होगा। थोड़ा पीछे लाइए, थोड़ा पीछे लाइए, थोड़ा सा और, हाँ बस चलने दीजिए। तो अब जो आप वीडियो देख रहे हैं, दैट आर एक्चुअल फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ ऑफ धौलेरा। थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, हाँ बस चलने दो। पॉज करेगा। ये वो सर्कल है जहां अहमदाबाद से, ये जो देख रहे हैं आप, ये जा रहा है एक्सप्रेस हाईवे, ये अहमदाबाद का सर्कल है। यहां से एक्सप्रेस हाईवे चालू हो रहा है जो कि धौलेरा की तरफ जा रहा है। प्ले करिएगा। पॉज करिए। 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेस हाईवे, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 800 फीट होता है। 800 फीट चौड़ा एक्सप्रेस हाईवे भारत में फिलहाल और कहीं भी नहीं है। प्ले करिए प्लीज। पॉज करेगा, सुनो। देखिए, ये है एक डायमंड सर्कल। पहले तो मैं आपको समझाऊं डायमंड सर्कल क्या होता है। एक्सप्रेस हाईवे है तो डायमंड सर्कल होगा, और डायमंड सर्कल आपने बहुत ज्यादा देखेंगे जब आप यूरोप की वीडियो देखेंगे, दुबई के देखेंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि दोनों का मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी सेम है। ये आप अहमदाबाद से आ रहे हैं, ये एयरपोर्ट हमेशा शहर के बाहर होता है, रेलवे स्टेशन हमेशा शहर के अंदर होता है। ये एक जंक्शन है, पीपड़ी जंक्शन, और ये धौलेरा का रास्ता है, और ये डायमंड सर्कल है। जो वीडियो आप देख रहे हैं करीब 1.5 वर्ष पुराना है। अब ये डायमंड सर्कल बन चुका है, कंप्लीट हो गया, रोड बन चुकी है। प्ले करिएगा प्लीज।
Day 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ धोलेरा। पॉज करेगा फोन। अब आप देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये 7000 एकड़ में पहला जो इंडस्ट्रियल बेल्ट बना दिया जिसे एक्टिवेशन एरिया कहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में, और पूरे मध्य प्रदेश में 8 लेन रोड नहीं है, यहां 8 लेन रोड इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर है। मतलब शहर का एक हिस्सा वहां पे भी 8 लेन रोड है जहां पूरे प्रदेश में नहीं है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी मेट्रो के लिए छोड़ी गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये 75 मीटर रोड है। पेडेस्ट्रियन एरिया अलग है, पैदल चलने वालों के लिए साइकिल ट्रैक अलग से बना हुआ है और वो भी शेडेड है। प्ले करिएगा। पॉज करिए। ये रिन्यू पावर है, दैट वाज द फर्स्ट कंपनी इन धोलेरा जो सोलर प्लेट और सोलर सेल्स बनाने का काम करती है। अनफॉर्चुनेटली पहले हम वो भी मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, अब ये हो रहा है 12,000 करोड़ की लागत से बना हुआ एक शानदार प्रोजेक्ट है और रिन्यू पावर सेकंड भी काम अपना चालू कर चुका है। प्ले करेगा। पॉज करिए एक मिनट। ये जो पर्पल कलर आप देख रहे हैं इसका मतलब इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और आपको फिर से याद दिला दूं, पूरा धौलेरा जो है वो नो पॉल्यूशन जोन पे है। यहां पे ऐसी कोई भी इंडस्ट्री अलाउ ही नहीं है जो किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन करेगी, क्योंकि पूरे शहर को ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का नाम दिया है। प्ले करिएगा। पॉज करिए। जिस आर्टिफिशियल रिवर के बारे में मैं आपको कह रहा था वो ये है, 14 किलोमीटर की आर्टिफिशियल रिवर कृत्रिम नदी बना दी है। कुल मिला के 76 किलोमीटर बनेगी। 2 किलोमीटर एयरपोर्ट की तरफ है। अब ये 14 किलोमीटर नदी जो है, हमें लगता है कि एक बार गंदी हो जाएगी ना, ये भविष्य में कभी भी गंदी नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे पहले से गार्बेज प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सब बन चुके हैं। और ये जो सड़कें हैं इस पे जो स्टॉर्म वाटर, जो पानी आएगा बारिश के समय, वो यहां से कनेक्ट होकर नीचे इसमें टनल बने हुए हैं, वहां से कनेक्ट होकर कहां चले जाएगा, यहां पे, और इसके बाद डैम पे और रिजर्वायर। 4 वर्ष भी यदि पानी नहीं आया तो धौलेरा में पानी की कमी नहीं होगी और ये खूबसूरती जिंदगी भर बनी रहेगी। ये सब ओरिजिनल वीडियो है जो आप देख रहे हैं। पॉज करिए। ये है सेंसर, ये जो आप लगे हुए देख रहे हैं ये सेंसर है। पूरे धौलेरा में सेंसर लगे हुए हैं। आप धौलेरा में कहीं पे भी खड़े, या तो आप सेंसर की नजर में होंगे या आप कैमरे की नजर में होंगे। मतलब हर एक्टिविटी सेंसर द्वारा देखी जा रही है। और ये सेंसर किसने लगाए? वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी कंपनियों ने। प्ले करिए। ऊपर पोल है, ये सेंसर पोल है। जमीन के नीचे भी सेंसर लगे हुए हैं, कोई वायर कट जाए या कुछ हो जाए तो भी पता लग जाएगा। साइकिल ट्रैक, जैसे मैंने भी आपको बताया था, हर जगह साइकिल ट्रैक है। पॉज करिए। ये जो एरिया है ये साइकिल ट्रैक और जो पैदल चलने वाला है इसको बोलते हैं शेडेड एरिया। ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ वृक्ष हैं और यहां पे इसका भी टेंडर अलग से दिया हुआ है, एलएनटी ने करा। ये भारत का पहला ऐसा शहर है जहां पे सर्विलेंस के लिए टेंडर अलग है। मतलब एक कंपनी है यूएस की जिसका नाम है एकॉम, जो सर्विलेंस करती है क्या आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लेजिटिमेट कंपनी है या नहीं है। तो इस तरह से ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, जब आज से 5 या 6 वर्ष बाद ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे, पौधे वृक्ष में बदल जाएंगे, तो ये दोनों लोग हमेशा शेडेड एरिया में चलेंगे। मतलब ऑलवेज धौलेरा में यदि कोई व्यक्ति वॉक कर रहा है, साइकिल चल रहा है, तो शेडेड एरिया में ही होगा। ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा है।
पॉज करिए। दिस इज द बिल्डिंग ऑफ एबीसीडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। ये जो 9 मंजिला बिल्डिंग है, यहां पे कोई भी ऑफिस नहीं है। वो जो जितने वायर तार आ रहे हैं वो सब यहां आ रहे हैं, ऑफिसेस तो यहां पे। ये भारत की उन चुनिंदा बिल्डिंगों में से है जो बहुत अति तीव्र भूकंप को भी झेल सकती है। दिस इज द हार्ट ऑफ द धोलेरा। तो यहां पे सारी चीजें आती हैं और ये एबीसीडी 1 है, एबीसीडी 2, 3, 4 भी आएगी। प्ले करेगा प्लीज। पॉज करिए। अब जो अभी तक मैंने आपको वीडियो दिखाए ये करीब 1.5 वर्ष पुराने थे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 6 वर्ष पुराना, मतलब कितने चेंजेस आए अब आपको दिखेगा। प्ले करिएगा प्लीज। Imagine a city built for the future, where cutting-edge technology meets world-class infrastructure. This is Dholera. The future begins here. A visionary initiative led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. With world-class plug-and-play infrastructure, seamless connectivity, and a thriving ecosystem, Dholera is setting new benchmarks in urban innovation. At its core, ये टाटा है। is the upcoming semiconductor fabrication plant by Tata Semiconductor Manufacturing Private Limited, a milestone positioning India as a global semiconductor powerhouse. As we continue our journey of transformation, here's a glimpse of what's next at Dholera SIR. ये बनना चालू हो चुका है, इसलिए आपको लोकेशन वाइज बताया जा रहा है कि कहां बन रहा है। बनना चालू हो चुका है, अगेन बनना चालू हो चुका है और बहुत सारी कंपनियां भी आ चुकी है। इसके बाद भी इसरो अपनी जगह ले चुका है, HPCL ले चुका है, पॉलीकैब ले चुका है, अनदर कंपनियां बहुत सारी ऑलरेडी धोलेरा में आ चुकी हैं। पॉज कर दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ धोलेरा। अब मैं आपको बताता हूं धोलेरा का मैप और हमारी प्रेजेंस कहां कहां पे, हम इस पे बात करते हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये पूरा धोलेरा का मैप है। यहां पे अब आप देखिए, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 46% इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ओनली 23% रेसिडेंशियल बेल्ट है। इसलिए धोलेरा में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं वो 2 तरह से काम कर रही है, एक इनसाइड द धोलेरा और एक आउटसाइड द धोलेरा, यानी कि बॉर्डर से लगे हुए। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। पहले तो ये जो पर्पल कलर आप देख रहे हैं जहां जहां पे, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। दूसरा, ये जो लाइट येलो देख रहे हैं ये रेसिडेंशियल बेल्ट है। ये जो डार्क येलो देख रहे हैं ये जो है ये हाई राइज बिल्डिंग जहां पे आएगी, हाई एक्सेस कॉरिडोर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है पब्लिक यूटिलिटी, मतलब होटल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज यहां पे आएंगी। ये देख रहे हैं आप स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, जितना भी स्पोर्ट्स का होगा इंटरनेशनल मापदंडों को ध्यान में रख के स्पोर्ट्स बनाया जाएगा यहाँ पे, और जितना भी एंटरटेनमेंट जोन होगा। ये जो आप देख रहे हैं जो इंडस्ट्रीज होंगे उनके जो ऑफिसेज होंगे वो यहाँ पे होंगे, मॉल्स यहाँ पे आएंगे, मूवी देखने के लिए आपको यहाँ जाना है, ऑफिसेज यहाँ पे होंगे, वो सारी चीजें यहाँ होंगी और ऐसे अलग अलग चीजें हैं। तो ये पूरा धोलेरा का इंटायर मैप है। अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिप्पो कॉर्पोरेशन इन धोलेरा, या हमने किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान दिया है। देखिए हमने 2 चीजों पे ध्यान दिया है बहुत ज्यादा। एक तो कनेक्टिविटी, इस दुनिया में रोड तंत्र अच्छा होगा तो लोकतंत्र भी अच्छा हो जाएगा, तो हमने बहुत ज्यादा फोकस करा है कि हम रोड पे हो, कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो। दूसरा एक चीज हमने फोकस करा है, कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि जी सर एबीसीडी बिल्डिंग्स के आसपास आपका कितनी दूरी पे है, या एबीसीडी बिल्डिंग से कितनी दूरी पे हमारी टाउनशिप है। और मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूं कि साहब एबीसीडी बिल्डिंग वाले आज तो घुसने नहीं दे रहे, बाद में भी घुसने नहीं देंगे, वहां का करोगे क्या। आपको फोकस ये करना चाहिए जिस पे हमने करा है। हमने हमारे हर प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया है कि घर से बाहर जो इंडस्ट्री में काम करने जाएगा वो तो एक व्यक्ति होगा, लेकिन फैमिली क्या करेगी, होटल जाएगी, हॉस्पिटल जाएगी, खाना खाने के लिए जाएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे। तो हमारा हर जो प्रोजेक्ट है वो या तो पब्लिक यूटिलिटी के पास होगा, या स्पोर्ट्स के पास होगा, या सिटी सेंटर के पास होगा, और कनेक्टिविटी होगी। इस पे हमने ध्यान दिया। एक एक करके प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है हिप्पो सिटी 1। इसे हमने लॉन्च करा था 2023 में। अब आप देखिए इसका प्लस पॉइंट, पूरे धोलेरा के मैप में ये इकलौती सी रोड है जो स्ट्रेट सीधे आपको कनेक्ट करती है एक्टिवेशन एरिया से। ये जो आप देख रहे हैं ये है एक्सप्रेस हाईवे। अब यहां से आप बात करते हैं सीधे आपको यहां कनेक्ट करता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस लगभग 11 किलोमीटर है। एक्सप्रेस हाईवे से लगा हुआ है, अंडरपास
जिसको हम बोगदा बोलते हैं, अंडरपास होते हुए यहां पे आप सीधे आ सकते हैं। अब इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिए, पहले तो ये जो रोड है ये 150 फीट चौड़ी रोड है, और 150 फीट चौड़ी रोड का मतलब होता है 1 मिनट इक्वल टू 1 किलोमीटर। हम जब भी कहीं पे किसी शहर से बाहर निकलते हैं तो हम बाईपास क्यों लेते हैं? क्योंकि लंबा तो होता है लेकिन पहुंच आसानी से जाते हैं। तो यहां से 150 फीट की रोड पे आप यहां तक आते हैं। अब विशेषता देखिए हिप्पोसिटी 1 की कि कनेक्टिविटी, पहला तो ये कि इस रोड पे टच है टाउनशिप, आपको एक सूत भी अंदर नहीं जाना है, रोड टच है, और यही रोड 6 किलोमीटर आगे चली जाएगी और वो होगी भावनगर और अहमदाबाद स्टेट हाईवे पे, मतलब स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी भी मिल गई। तो जिन लोगों को भविष्य में यहां से वहां जाना है वो कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये रोड पे सीधे आप जैसे यहां पे आते हैं, यहां पे आपको क्या मिल रहा है? हाई एक्सेस कॉरिडोर। यहां पे आपको क्या मिल रहा है भाई? फैमिली का हर व्यक्ति तो इंडस्ट्री में जाएगा नहीं, तो यहां पे क्या है? स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाना है तो इसी रोड पे जाना है। पब्लिक यूटिलिटी, पूरे धौलेरा का सबसे बड़ी पब्लिक यूटिलिटी यहां जाना है, मतलब होटल हॉस्पिटल तो यहां पे है। इसी रोड पे आगे जाएंगे तो सिटी सेंटर, मूवी देखने जाना है तो मॉल में ही जाना है। इसी रोड पे आगे आइए, ये रहा आईटी सेंटर। आईटी एक ऐसी वजह है जिसने 4 शहर वाले देश को पता नहीं कितने सारे शहरों में बदल दिया। तो आईटी में जाना है तो यही शहर। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये 55 मीटर रोड, मतलब यदि मुझे एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो यहां सीधे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मुझे यदि एक्सप्रेस हाईवे पे जाना है तो सीधे कनेक्टिविटी मिल जाएगी, मतलब सुपर कनेक्टिविटी, मेन रोड टच प्लॉट और हर सारी चीजें अवेलेबल। नाउ विल टॉक अबाउट हिप्पोसिटी 2, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट हिप्पोसिटी 2। देखिए ये क्योंकि अहमदाबाद से आ रहा है और अहमदाबाद एक बड़ा शहर है और वहां से क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे बनना चालू हुआ है तो इस तरफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। अब हम बात करते हैं हिप्पोसिटी 2 की। हमारा प्रोजेक्ट जो है हिप्पोसिटी 2, ये एसआईआर से मात्र 300 मीटर की दूरी पे है। और आपको जान के हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि यहां से 15-15, 16-16 किलोमीटर दूर तक भी कई टाउनशिप कट चुकी हैं। मतलब हमारे बात कम से कम 150 से ज्यादा टाउनशिप है जो यहां पे हैं, 70,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। बट हिप्पोसिटी 2 की खासियत क्या है? एक तो इंडस्ट्रियल बेल्ट से लगा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति इंडस्ट्रियल बेल्ट यहां पे काम करने आया है इंडस्ट्रियल बेल्ट में, अब यदि नीचे जाता है तो एक तो 3, 3.5, 4, 5, 6 किलोमीटर बाद उसको कहीं जाके रेसिडेंशियल एरिया मिल रहा है। बट अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ धौलेरा एसआईआर, यहां पे 3200 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप से छोटा व्यक्ति ले ही नहीं सकता। तो हर किसी का बजट होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एलाइट क्लास होगी, इसीलिए 23% ही है, इसलिए लोग बाहर और अंदर दोनों की तरफ जाएंगे, तो यहां वो ले नहीं सकता। अब यदि उस इंडस्ट्री में काम करा तो कहां जाना पसंद करेगा? बिल्कुल पास में, तो हम यहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पे हैं। दूसरा एडवांटेज, ये जो देख रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे ये इससे मात्र 3.6 किलोमीटर की दूरी पे है। यहां से एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवे निकल रहा है, जो पहले का हाईवे है वो 250 फीट चौड़ा है, उससे मात्र 1.5 लगभग किलोमीटर की दूरी पे है। इसी से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे फिर से आ गया पब्लिक यूटिलिटी सिटी सेंटर, मतलब ये कनेक्टिविटी आ गई। इसी से 5 किलोमीटर के अंदर में आपके पास क्या आ गया? सिटी सेंटर। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज, यहां से 8 किलोमीटर की दूरी में आपके सामने एयरपोर्ट। अब मैं एयरपोर्ट का एडवांटेज क्यों बोल रहा हूं ये समझिए, जिस भी जगह एयरपोर्ट होता है वहां पे कभी भी हाई एक्सेस कॉरिडोर नहीं आता। हाई एक्सेस कॉरिडोर यहां तो है, यहां नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट की वजह से। तो जो भी व्यक्ति यहां पे प्लॉट खरीदेगा उसके पास जो परमिशन होगी G+3-4 की, वही आसपास सबके पास होगी। मतलब सामने कभी ऊंची मल्टियां नहीं आएंगी, खुला एरिया मिलेगा। और यहां पे जिस रेट में हम बेच रहे हैं, आज से 14 किलोमीटर आगे भी उससे ज्यादा रेट हैं, हमारे कम है, और आफ्टर ऑल बेचना तो धौलेरा है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हिप्पोसिटी 2, ये अवेलेबल है। अब बात करते हैं हिप्पोसिटी 3 की। ये प्रोजेक्ट अंदर एसआईआर के अंदर हमने आया, जैसे हमने आपसे बात करी थी, ये 100% सोल्ड आउट है, इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करते। कम टू द हिप्पोसिटी 4। अब आप यहां पे देखिए फिर से इंडस्ट्रियल बेल्ट आ गया। इंडस्ट्रियल बेल्ट से यहां से एक रोड जा रही है जो 150 फीट लगभग है, और इस रोड से सिर्फ 500 मीटर अंदर हमारा चौथा प्रोजेक्ट है हिप्पोसिटी 4। और इसी रोड पे टच, यानी कि एक सूत भी आपको नीचे नहीं उतरना, इसी रोड पे टच यहां से, यानी कि एसआईआर के बॉर्डर से हार्डली 0 किलोमीटर, 300 या 400 मीटर की दूरी पे 0 किलोमीटर पे हमारा 5वां प्रोजेक्ट है जो इस रोड से टच है। अब आप देखिए फिर से इस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति आता है तो कहां पसंद करेगा? आसपास रहना, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया या तो नीचे या बहुत महंगा है। तो यहां पे हमारा 5वां प्रोजेक्ट है, और हिप्पोसिटी 4 के ठीक नीचे हमारा एक और प्रोजेक्ट है हिप्पोसिटी 4 एक्सटेंशन, जिसकी पीठ एसआईआर से मिली है। मतलब 0 किलोमीटर छोड़िए, 0 फीट भी नहीं है, पीठ आपस में मिली हुई है, लगे हुए प्रोजेक्ट हैं। तो यहां पे ये 3 प्रोजेक्ट हमारे और हैं। फिर से खासियत देखिए, कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई, एक तो 150 फीट चौड़ी रोड, फिर ये भी जाके कनेक्ट किससे हो रहा है? स्टेट हाईवे से, जो कि है अहमदाबाद और भावनगर। अब यहां पे देखिए फिर से आपको क्या मिल गया? सिटी सेंटर, पब्लिक एरिया, और यहां पे मिल गया एक्सेस कॉरिडोर। यहां से कनेक्टिंग में फिर से क्या मिल गया? सिटी सेंटर और पब्लिक यूटिलिटी। फिर से आप नीचे आएंगे तो क्या मिल गया आपको? कनेक्टिविटी। प्लस ये एरिया सीधे जाके
एक्सप्रेस हाईवे से मिल गया, और ये कनेक्टिविटी बाहर यदि आपको जाना है और भावनगर जाना है तो सीधे 6 कनेक्टिविटी यहां पे आपको 6 किलोमीटर बाद मिल रही है। मतलब सुपर कनेक्टिविटी प्लस आसपास सारी बेसिक एमिनिटीज। दैट्स इट, हिप्पो सिटी 4, 5 एंड 4 एक्सटेंशन। एक और टाउनशिप हमारी है हिप्पो सिटी होम्स, हिप्पो होम्स। ये एसआईआर के अंदर से आगे फिर से हेबतपुर में। अब हेबतपुर में आप यहां देखिए, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, हमने फिर से इसके पास मात्र 300 मीटर से भी कम जगह पे यहां पे हमारी एक और टाउनशिप है हिप्पो होम्स। ये अंदर की तरफ है, यहां पे भी आप देखेंगे ये ऑलरेडी 35 मीटर रोड पे लगा हुआ प्लॉट है। यहां पे 35 मीटर रोड है, ये 55 मीटर रोड है और 48 मीटर रोड आ रही। अब यहां से देखिए मात्र 1.5 किलोमीटर में फिर से क्या आ गया, पब्लिक यूटिलिटी, यानी होटल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हमने पास में दे दी। यहां से देखिए तो पूरे धोलेरा की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी पब्लिक यूटिलिटी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड सिटी सेंटर, प्लस यहां से कनेक्टिविटी देखिए मात्र 3.6 किलोमीटर पे एक्सप्रेस हाईवे और ऑलरेडी 250 फीट चौड़ी रोड पे लगा हुआ है। इसके साथ साथ एक और हमारा इनसाइड नया भी एक प्लानिंग आ रही है, जो कि फिर से रेसिडेंशियल एरिया में है, जहां पे आपको कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों प्लॉट मिलेंगे। इंद्रपुरम के नाम से ये भी लॉन्च हो रहा है। तो इस तरह से आप देखें, इस पूरे जगह पे हिप्पो सिटी 1, 2, 3, 4, 5, 4 एक्सटेंशन, हिप्पो होम्स एंड इंद्रपुरम, 8 टाउनशिप के साथ हमारी प्रेजेंस यहां पे है। वंडरफुल प्लानिंग। द बेस्ट थिंग इज दैट इन हिप्पो कॉर्पोरेशन ये सारी लैंड हमारी परचेज्ड लैंड है, ये सारी लैंड हमारे द्वारा खरीदी गई है। ये सारी लैंड का प्लस पॉइंट है कि इनके रजिस्ट्रियां हो रही हैं, हम रजिस्ट्रियां कई कर चुके हैं, एनए, टाइटल क्लियर, सब कुछ हमारे पास है। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके मन में आने चाहिए, मैं उन पे भी आपसे बात कर लेता हूं। पहला, क्या मुझे लैंड देखने को मिल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है। आप बुकिंग हमारे साथ करवाइए, देखने चलिए। यदि आपको जैसा मैंने धोलेरा समझाया वैसा नहीं भी समझ में आया, 99% भी समझ में आया, तो बिल्कुल स्टेप मत लीजिएगा। उससे ज्यादा दिखेगा तो आगे हमारे साथ बढ़िएगा, और आपने जो आपका बुकिंग अमाउंट दिया आपके प्रिंसिपल अमाउंट में चले जाएगा। मतलब आपको किसी प्रकार से कोई जाने आने के चार्जेस नहीं देने होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो हम आपके बुकिंग अमाउंट में से मात्र 2,500 रुपए कट करेंगे, बाकी पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, क्या यहां पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं? हाँ जी, हो रही है। आप अपना पूरा पैसा दीजिए, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, क्या आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है कंप्लीट? हाँ जी, टाइटल क्लियर भी है, एनए भी है, हमारे नाम पर रजिस्ट्री भी है और प्लान पास भी है। आप हमारे किसी भी जगह पर जा सकते हैं और प्लान पास भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, कि मुझे कितने दिन तक यहां पे होल्ड करना चाहिए, कितने दिनों तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, क्योंकि आप एक बढ़ते हुए शहर में कर रहे हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 साल का माइंड मेकअप करना चाहिए। इतना आपको वेट करना चाहिए फॉर द गुड रिटर्न ऑफ 8 to 10 टाइम्स। इतना रिटर्न आपको मिल सकता है, 8-10 गुना रिटर्न मिल सकता है। 8-10 साल आपको वेट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कि क्या मेरा जाना जरूरी है रजिस्ट्री के लिए? नहीं, यहां पे दोनों चीजें होती हैं। गुजरात में आप चाहें तो आइए, आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं, या फिर हम आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आप सिग्नेचर और थंब लगा के भेजिए, रजिस्ट्री वहां हो जाएगी। हमारा होना कंपलसरी है। ट्रांसफर पेपर यानी कि 7/12 या नामांतरण आपके नाम पे हो चुका होगा। पॉइंट नंबर 6, कि क्या मैं भविष्य में इसको बेचूं तो कंपनी मेरी हेल्प करेगी? हाँ जी, डेफिनेटली करेगी। ये कंपनी की ड्यूटी है, हम भविष्य में भी आपकी बेचने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं तो बार बार धोलेरा जा नहीं पाऊंगा तो मेरे प्लॉट की सुरक्षा क्या होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारत में गुजरात अकेला ऐसा राज्य है जो कि गेटेड ब्लॉकचेन पे काम करता है। मतलब आपका प्लॉट कहीं खुले में नहीं पड़ा, वो एक टाउनशिप के अंदर है, इसकी बाउंड्री वॉल है, इलेक्ट्रिक लाइन है। ये लाइन सुन भी लीजिए, ये सारी एमिनिटी आपको मिलेगी, इलेक्ट्रिक लाइन, वाटर लाइन और बाउंड्री वॉल, गार्डन, रोड, गेट, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज हम आपको ऑलरेडी बना के देंगे। उसके अंदर आपका प्लॉट होगा और उसकी 100% सिक्योरिटी हमारी होगी जब तक आप पोजीशन नहीं लेते। इसके बाद भी और कोई जानकारी बचती है तो जिसने आपको इनवाइट करा है उससे एक बार बात करिए, खुल के बात करिए, जरूर 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 धोलेरा के बारे में पढ़िए, क्योंकि हम में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है और हम में हर व्यक्ति एक बात बोल सकता है कि काश मैंने उस वक्त वो प्लॉट लिया होता। और एक छोटी सी लाइन के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जिंदगी में कई बार ऐसी भी घड़ियां आई हैं जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। तो प्लीज जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड।